हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में ये हमारा क्लास 7 का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट सेकेंड चैप्टर पढ़ चुके हैं और बाकी का क्लास 6 का सारा सब्जेक्ट हो चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है। तो हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम हो गया, काफ़ी टाइम के बाद थर्ड चैप्टर आया, कुछ घर में बातें थी, इश्यूज थी, इस वजह से डिले हो गया। अब आपको सारे लेक्चर्स एनसीईआरटी के टाइम पे मिल जाया करेंगे। तो इस चैप्टर में डायनामिसिटी की बात करता है। डायनामिसिटी का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज जैसा है वैसा ही नहीं रहेगा, उसमें हमेशा बदलाव आते रहेगा। डिस्ट्रॉय होगा, बनेगा, डिस्ट्रॉय होगा, बनेगा। जैसे लाइफ है, लाइफ के साथ होता है कि कभी आपका समय अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, फिर आप उससे निकलते हो, फिर अच्छा समय आता है, तो बस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। यहाँ पे भी वही है। मतलब बेसिकली ना, आप यहाँ पे क्या कहोगे कि एक तरह से आपका बिल्डिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के बारे में आप बात करेंगे कि अर्थ है, इतना बड़ा सा प्लैनेट है, तो जरूर कहीं ना कहीं ये आपका कुछ एग्जिस्टेंस में है, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा जो इसको बिल्ड करता होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि अर्थ पे कुछ नहीं तो हवा पानी तो है, बह रहा है। बह रहा है तो कोई भी चीज आपने भी नोटिस किया होगा कि किसी जगह पे आप क्या है कि पानी आप देखोगे कि लगातार लगातार बह रहा होता है, या पानी से घर में ही आप मान लो कि आप पोछा लगाते हो, देखते हो ना कि घर का जो फ्लोर है वो काफी स्लिपरी हो जाता है घिस के। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और यही साइकिल आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसी को हम लोग पढ़ेंगे और दो हिस्से में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका दो तरह का फोर्स होता है, एक एक्सो फोर्स होता है और एक आपका क्या होता है, एंडो। जो पृथ्वी के अंदर से लगता है उसे हम एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और जो बाहर की तरफ है, जो सतह है, मतलब जो पानी का और जमीन का सतह है, उसके ऊपर, मतलब जो हम लोग पढ़े थे ना, क्रस्ट, मैंटल, उसके अंदर में जो भी चीज होगा वो एंडो, और उसके ऊपर जो भी चीज होगा वो होगा एक्सो। एक्सो में आपका क्या आता है, जो हवा बह रही है, जो आपका पानी है वो आ गया एक्सो में, या फिर यही पानी जम जाता है तो ग्लेशियर्स के फॉर्म में बहता है, तो ग्लेशियर्स हो गया। तो ये सब आपका किस में आ जाता है, बाहरी फोर्सेस में। अंदर में होता है, अंदर में भी आपका कुछ मैग्मा है, उसका मूवमेंट है, उसकी वजह से कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो एक चीज आप ध्यान से याद रखिएगा हमेशा कि जब भी एंडो वाला फोर्स होगा ना, वो कोई ना कोई चीज जिनेसिस करवाएगा, यानी कुछ ना कुछ आपको फॉर्म करवाएगा। लेकिन एक्सो जो है ना, एक्सो, वो हमेशा उसका काम क्या होगा, डिग्रेड करने का। डेफिनेटली इसको ऐसे भी आप सोच सकते हो कि आपको क्या होता है ना कि आप अपने घर के अंदर रहते हो, तो आपके घर के मेंबर्स आपको, आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, तो वो हमेशा आपको बनाने की कोशिश करते हैं, आपको स्ट्रगल करवाते हैं, आपको बहुत मेहनत करवाते हैं, आपसे बहुत पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन उनका मोटिव होता है कि ये बन के कुछ बहुत अच्छा हमारे पास आए, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाओगे तो बाहर की दुनिया आपके साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं है, वो आपसे सिर्फ आपके मतलब के लिए अटैच्ड है। तो वो आपको क्या चाहेगी, तोड़ना, आपको बर्बाद करना, आपसे फायदा लेना, चाहे आपको फायदा हो ना हो, नुकसान हो, कुछ भी हो। तो एक्सो क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, और एंडो क्या है, बिल्डअप करेगा। उन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, देखना। तो थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ नए इमेजेस आपसे जो है ना, हमने वेबसाइट से, विकिपीडिया से कुछ सर्च किया है ताकि सिंपल वे में इसको समझ सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। यहां पे देखिए, हमारे क्या है ना कि ये जो अर्थ दिखता है ना कंप्लीट, एक्चुअली ऐसा कंप्लीट नहीं है। ये देखो ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में टूटा हुआ है। तो जो चीज हम ऐसे डायग्राम के फॉर्म में एक सर्कल बना के छोड़ देते हैं, वो एक्चुअली ऐसे ऐसे टुकड़ों में टूटा हुआ है। ऐसा क्यों है ये भी बताते हैं। इस तरह से ये टुकड़ों में है, कोई आपके अफ्रीका वाला हिस्सा का टुकड़ा है, कोई साउथ अमेरिका का, कोई नॉर्थ अमेरिका, कोई पैसिफिक, कोई अटलांटिक। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। जैसे आप इसे 2D में भी देख सकते हो, जैसे यहां देखिए, ये वाला जो ड्रॉ किया, ये आपका क्या है, अफ्रीकन प्लेट है, मेजर प्लेट है। ये आपका क्या आ जाता है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये वाला सेक्शन आपका किस में आ जाता है, ये वाला आ जाता है नॉर्थ अमेरिकन में। ऐसे ही आपका इधर वाला आ जाता है यूरेशियन में, इधर फिलीपींस आ जाता है। तो ये सब जो है ना, ये मतलब है कि एक जो सतह आपको जो स्मूथ दिख रहा है, वो एक्चुअली जगह जगह पे उसमें फॉल्ट है, दरारें हैं उसमें। और जहां से दरार से एक कंटिन्यूअस हिस्सा है, फिर वहां कहीं और दरार पड़ा होगा, कि जैसे यहां से यहां तक आपका कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक एक आपका कंटिन्यूअस है। तो ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो इसे हम प्लेट्स कहते हैं। अब ये जो प्लेट्स है ना,
इस प्लेट के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये प्लेट हो सकता है एक दूसरे के आमने सामने जाए, या अगल बगल से क्रॉस कर जाए, या एक दूसरे से दूर चला जाए, या ऐसे हो सकता है कि इधर स्लाइड करे, इधर स्लाइड करे, कई चीजें हो सकती हैं। तो ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट के मूवमेंट की वजह से क्या होता है ना कि आपका एक तरह से कह सकते हो अर्थ क्वेक जैसा फिनोमेना आता है, या इसका कंट्रीब्यूशन वोल्केनो में भी है। अब कैसे हम बताते हैं, अब चलिए एक दूसरा सा देखते हैं हम लोग। ये क्या होता है ना, अंदर में आप देखो, अंदर में ये अंदर में क्या है ना, मोल्टेन मैग्मा है, ये मैग्मा है। अब ये काफी ज्यादा इसके अंदर हीट है, आप जानते हो, साइंस पढ़े हो, आपको पता है कि हीट होने की वजह से क्या होता है ना, काफी उसमें एनर्जी आ जाता है, मॉलिक्यूल्स आपस में काफी कोलाइड करते, काइनेटिक एनर्जी होता है उसमें। तो कोई भी चीज हीट करोगे तो हल्का होगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें काफी ज्यादा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, और इस ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है ना, इस प्रेशर की वजह से इसमें आ गया क्या, क्रैक। मतलब है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, अंदर में ये मैग्मा है, ये मैग्मा है, अंदर में टेम्परेचर काफी ज्यादा है। टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, क्योंकि अंदर में मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, अंदर में आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जो रेसिड्यूअल हीट है, पहले जब अर्थ क्रिएट हुआ था तो कुछ हीट अंदर में ट्रैप रह गया, तो वो वाला हो गया, प्लस अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उसकी वजह से आपका हीट जनरेट हो रहा है, और चीजें अंदर में घिस रही हैं, मूवमेंट तो हो ही रहा है, भले हमें ना फील होता हो। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, तो पूरा का पूरा प्लैनेट ही आपका मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली अंदर में मोशन आएगा, उससे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से आप जानते हो ना हीट होता है प्रोड्यूस। नहीं पता है तो अभी आप जहां पे भी बैठ के लेक्चर देख रहे हो, उस सरफेस पे आप अपने हाथ को 15 बार घिसो, आपको हीट गर्म महसूस होगा। तो उसकी वजह से मैग्मा का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या होगा, तुम्हारा ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है मतलब ये क्या है, सब कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो हो क्या रहा है, इस पे प्रेशर लग रहा है, इस पे आपका पहले तो ये समझो, पहले तो प्रेशर लगा, अब ये प्रेशर बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहा, साथ में नोट्स बनाते रहिए, आपको फायदा करेगा। ये काफी प्रोलॉन्ग रहा ना, तो इसमें क्या होगा ना कि अंदर से जैसे होता है ना कि आप चावल या दूध उबालने के लिए डाल दो, उसके ऊपर आप प्लेट रखो तो क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं गिरेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, अंदर से प्रेशर बिल्टअप होते प्लेट के किनारे से दूध या पानी या चावल जो भी है वो निकलने लगे। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लेट अगर हल्का है ना, तो क्या होता है, कंटेनर से नीचे गिर जाता है। तो ये हुआ क्या कि अब इस प्रेशर की वजह से इसमें क्या है, दरार आ गया। तो दरार जब आ गया ना, तो इस दरार की वजह से आपका क्या हो गया, ये तो टूट गया। अब ये टूट गया तो इंडिविजुअल क्या बन गया, प्लेट बन गया, और यहां से आपका बहुत सारा जो है ये क्या निकला, मैग्मा। अब बाहर निकला तो आप इसको क्या कहोगे, लावा। तो ये जो फॉल्टिंग हुआ, उस फॉल्टिंग की वजह से जो क्रैक है, या कह सकते हो जो ओपनिंग डेवलप हुआ, और इस ओपनिंग से आपका क्या है, लावा, या पहले तो कहोगे मैग्मा केम आउट। हम इसी फिनोमेना को तो क्या कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार क्रैक बनता है, ये हो सकता है पिछली दफा क्रैक बना होगा, और वो क्रैक जो बना हुआ है इस बार हीट हुआ, हल्का प्रेशर लगा, लावा बाहर आ गया। कई जगह पे इतना प्रोन, इतना वल्नरेबल होता है ना कि जरा सा भी हीट होकर ऊपर आया तो बन गया, नहीं है तो क्रैक बनेगा और फिर बाहर से ये निकलेगा। तो ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं क्या, ये जो पाथवे है, ये जो ऐसे करके ऐसे एक रास्ता जैसा बन गया, जिससे कि आपका ऐसे बाहर लावा निकलेगा, इसी रास्ते को हम लोग कहते हैं क्या है, कॉन्डुइट का मतलब ही होता है क्या, आपका पाथ वे। सिंपल सा चीज है, 7th क्लास में इतना इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं समझना है। वोल्केनो का मतलब आप समझ गए। अब इसी में क्या है कि देखिए, ये जो आपका क्या है ना, अर्थ है, इस अर्थ में क्या है, कई सारे आपके प्लेट्स बने हुए हैं। अंदर से आपका क्या हो रहा है ना कि मैग्मा हीटअप हो रहा है। तो देखिए, ध्यान से बात को समझना, बहुत सिंपल सा साइंस है, यहां कुछ भी ज्योग्राफी नहीं है।
यहाँ पे हुआ क्या कि ये तो पहले से ही क्या है, क्रैक्स बना हुआ है इसमें, प्लेट्स में 2D पिक्चर दिखा रहा है आपको, 2D पिक्चर दिखा रहा है। अब ये मैग्मा गया तो जैसे जैसे कोई भी चीज, हीटेड चीज जब आपका अपर हिस्सों में जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कूल होने लगता है। और कोई भी चीज कूल होता है तो वो हैवी हो जाता है, हैवी होता है तो सबसाइड कर जाता है। तो ये क्या हुआ, जैसे ऊपर गया तो हुआ क्या, ऐसे करके इसी को ये ऐसे हुआ और फिर वापस से नीचे आ गया, फिर ये हीट होगा, फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा। अगेन इधर से भी ठंडा हो गया तो फिर पहले तो टकराने के बाद क्या हुआ ना कि इसके प्लेट के अंदर जो है ना, ये आपका जो करंट है, जो हीटेड कंटेंट बाहर निकलना चाह रहा है, नहीं निकल पाया अगर क्रैक से, तो क्या होगा, कुछ आपका बाहर निकलेगा, तो जो बाहर निकलेगा वो तो आपका वोल्केनो बना दिया, और बाकी जो है वो आपका धीरे धीरे कूल होकर फिर नीचे आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका अगेन अंदर तो हीट है ही, हीट होगा तो फिर ऊपर जाएगा। इसी को हम लोग पता है क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट यही हुआ कि मतलब हीट हुआ पहले, बिल्कुल ऐसे जैसे धरती के ऊपर आप वाटर साइकिल देखते हो ना कि हीट हुआ, पानी ऊपर गया तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हुआ, ठंडा हुआ, बादल बन गया और वो बादल बारिश के रूप में फिर नीचे आ गया, फिर नीचे से हीट होकर ऊपर जाएगा। यही आपका क्या, कन्वेक्शनल करंट। अब ये जो आपका क्या है ना कि ये जब ऐसे करके ये जो प्लेट है, इस प्लेट के साइड से ऐसे जब जा रहा है ना, इधर भी प्लेट है, इधर भी ऐसे जा रहा है, तो जाने से क्या हो रहा है ना कि इसको, इसमें क्या लग रहा है, एक तरह से फ्रिक्शन लग रहा है, जिस वजह से ना प्लेट में एक मूवमेंट आता है, प्लेट में आपका मूवमेंट आता है। तो होगा क्या, यहां पे देखो ऐसे समझो कि अगेन फिर से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि इस तरह से है, और फिर आपके क्या है, कंटिन्यूअस तो है नहीं, छोटे छोटे प्लेट्स में आपका ये क्या है, बटा हुआ है। और जैसा कि बताएं, जो आपका हीटेड मटेरियल जब प्लेट्स के अंदर से घर्षण करता है तो कहीं ना कहीं पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा। जैसे आपका बुक है, इसको शियरिंग इफेक्ट कहते हैं। अब बुक है, बुक के ऊपर आप ऐसे हाथ रखो, आप पैरेलली आप ऐसे बुक को ये करो, अपने हाथ को स्लाइड करो, तो देखना कि बुक में डिफॉर्मिटी आएगा, कहीं ना कहीं बुक में हल्का सा मोशन आएगा। तो उतने अच्छे से तो नहीं मूव कर पाएगा जितने अच्छे से आप दोनों को होल्ड करके हटाते, लेकिन जब आप बुक के ऊपर हाथ को, पूरे पाम को फैला के स्लाइड करते हो ना, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। तो अब क्या हुआ कि ये जब ऐसे करके जा रहा है तो इस वजह से ये क्या होगा, ये दोनों प्लेट इधर की तरफ मूव करेगा, और अब आपका क्या हुआ कि ये प्लेट इसकी तरफ जब मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस प्लेट के, सपोज है कि हम इसको कह दिए ये प्लेट नंबर ए है, ये प्लेट नंबर बी है और ये प्लेट नंबर सी है। तो जब ये मान लो हम यहां पे एज अ रेफरेंस लिए, कोई भी चीज हीट होके ऐसे गया, इस तरह से जब घूमा, तो ये दोनों ए और बी एक दूसरे से क्या हो रहा है, स्लाइड अवे कर रहा है। लेकिन अगर बी देखें तो बी स्लाइड्स टुवर्ड्स सी। यही डायनामिसिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि सी आपका मोशन में नहीं होगा, इधर से भी आपका क्या, हीटेड लावा आ रहा होगा, ऐसे मान लो इस तरह से, सपोज ऐसे जा रहा है, तो ऐसे में तो क्या है कि सी के साइड से भी और बी के साइड से भी दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, और ज्यादा क्लोज आ रहा है। या उल्टा भी हो सकता था, आप कहते कि टीचर ने ऐसा ना हो कि दूसरा हो सकता था, तो हो सकता था कि ये मान लो यहां से ऐसे करके हीटेड होके ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके हीटेड होके जा रहा है, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे कंप्लीट करता। हाँ बिल्कुल, तो हो सकता था कि सी आपका दूर जा रहा है लेकिन बी पास आ रहा है। तो मतलब प्लेट्स ऐसा नहीं है कि आपका स्टेशनरी है, कुछ प्लेट एक दूसरे के काफी नजदीक मूव कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, और कुछ अगल बगल में हल्का सा स्लाइड कर जा रहे हैं। कि जैसे क्या है कि मान लो ऐसे करके प्लेट है, इस तरह से प्लेट है, और अंदर से जो लावा आ रहा है ना, अंदर से जो मतलब मैग्मा जो है अंदर रहेगा तो मैग्मा, बाहर निकलेगा तो लावा। तो ये मान लो क्या है ना कि इसको ऐसे करके खींच रहा है, और इसको मान लेते हैं कि इधर ऐसे करके लेके जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि इधर से आपका जो है मैग्मा आया हीटेड होके, और इसको इधर खींच लिया और इसको इधर, मतलब 3D पिक्चर को 2D में हम बना रहे हैं। मतलब ये जो आपका ए और बी यहाँ पे मान लो मेंशन कर रहे हैं ना, तो लेट अस सपोज इस प्लेट बी के नीचे से, ठीक है, बी के नीचे से आपका क्या है कि ऐसे आएगा। यहाँ पे एक डायग्राम से आपको बताते हैं, यहां देखो जैसे कि क्या हो रहा है कि ये प्लेट जो है अंदर से ऐसे कन्वेक्शन करंट, अंदर से कन्वेक्शन करंट ऐसे आया, अंदर से कन्वेक्शन करंट ऐसे आया, तो दोनों प्लेट को क्या किया, एक दूसरे के नजदीक ले गया।
तो नजदीक ले गया तो हम कहेंगे ना कि यहाँ पे क्या हुआ, टुवर्ड्स हुआ। लेकिन इस केस में देखो क्या है कि जो ये आपका कन्वेक्शन करंट है ये आया और ऐसे करके ले गया, ऐसे करके ले गया, तो घसीट के एक दूसरे से क्या कर गया, दूर ले गया, अवे ले गया। और एक ऐसा है कि कन्वेक्शन करंट जो है ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे करके नीचे नीचे से इसको ऐसे करके स्लाइड कर दिया और इसको ऐसे करके स्लाइड करवा दिया कि कन्वेक्शन करंट ऐसे आया और ऐसे स्लाइड करा दिया, ऐसे आया ऐसे स्लाइड करा दिया, तो अगल बगल में ऐसे करके घिस दिया। इसको मतलब है कि क्या हो रहा है, स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो मतलब क्या है ना कि सिंपली आपका जो है अंदर से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, यहां से ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये हीट ये प्लेट्स को इधर एक दूसरे से अवे भी ले जा सकता है, एक दूसरे के आपका पास भी लेके जा सकता है कि मान लो ऐसे आया तो एक दूसरे के पास भी चला गया, या हो सकता है सीधे बगल बगल से ऐसे घींच दिया। तो जब ये एक दूसरे से दूर ये पास पास लेके आ रहा है ना, तो देख लो ये जो भारी है वो अंदर की तरफ उसको घुसाया जा रहा है और ये बाद में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पिघल जाएगा। बेसिकली ये हीट की वजह से अंदर में क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या, प्लेट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम ऐसे को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, ऐसे को हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहां से कोई चीज एक दूसरे से अवे जा रहा है, तो देख लो जो लावा ऊपर ऐसे आके डिपॉजिट हो रहा है, तो कुछ नया चीज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, देख लो ऐसे हिली जैसा कुछ चीज बन रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव। तो जो डाइवर्ज करेगा एक दूसरे से वो कुछ ना कुछ धरती के ऊपर बनाएगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहोगे। लेकिन जो एक दूसरे के आसपास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा नीचे जब पेनिट्रेट करेगा, ऑब्वियसली क्या होगा कि कुछ ना कुछ भारी अगर होगा, हम लोग इसमें ना डिटेल में आगे ना ओशनिक कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कोलिजन पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझ लीजिए ना कि किसी भी कारण से या तो अंदर घुस के मेल्ट कर सकता है, या फिर प्लेट क्या होता है ना कि दोनों एक दूसरे के सामने आके इतना कंप्रेस किया ना, जिसकी वजह से अंदर तो नहीं जाएगा बट कंप्रेस होने से ना कुछ प्लेट का पोर्शन डिस्ट्रॉय होगा और कुछ ऐसे उठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ, अब कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे ना, तो आप देखना कंप्रेस करने से कुछ ना कुछ क्या होता है, टूटता ही है। पेन लो, पेन को दोनों साइड से कंप्रेस करते जाओ बहुत टाइम तक वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहां पे कुछ ना कुछ ऊपर भी चला गया, तो या तो पेनिट्रेट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा और घिस के कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा। तो जब भी कोई दो प्लेट आमने सामने आएगा तो उसमें क्या होगा, टकराएगा, घर्षण होगा, और या तो अंदर घुस के डिस्ट्रॉय होगा या ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होके कुछ ना कुछ टुकड़ा उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी और चीज के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो अंदर से निकलेगा लावा, ठंडा होगा, और ठंडा होके कोई लैंड फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेगा। ध्यान में रखिएगा, हम ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लैंड फॉर्म के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वो लावा निकलेगा तो इंसान के लाइफ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हमें यहाँ लैंड फॉर्म से मतलब है। और ये आपका क्या है ना, ये बस क्या हो रहा है, इधर और इधर स्लाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, साइंस वाले बच्चों बताओ कि कोई भी चीजें क्या होती है, कंजर्व होती है, मतलब क्या है ना, नेट गेन हुआ ना नेट लॉस हुआ। तो ये मतलब है सिंपल सा। तो यानी कि ये जो प्लेट्स है ना, ये जब प्लेट्स क्या होगा ना कि जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो ये क्या होगा, हो सकता है कि कंप्रेस हो जाए, बहुत ज्यादा कंप्रेस। आप किसी भी चीज को अगर कंप्रेस बहुत ज्यादा कर दो, और कंप्रेस होने के बाद जब इसका एनर्जी रिलीज होगा तो ये आपको एक तरह से शॉक के फॉर्म में फील होगा। उसी शॉक को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। किसी ना किसी तरह से हो सकता है कि जैसे कोई भी चीज आप ले लो, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बुक ही ले लो, आप उसको एकदम कंप्रेस कर रहे हो, तो होगा क्या कि मान लो बहुत रिजिड है तो पहले तो नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपका फोर्स ज्यादा है, और ये कहां से आ रहा है कंप्रेशन फोर्स, प्लेट के मूवमेंट की वजह से आ रहा है। कोई प्लेट मूव करके अगल बगल वाले प्लेट को एकदम कंप्रेस कर रहा है, तो उसमें एकदम स्ट्रेस डेवलप हो गया। अब स्ट्रेस जब डेवलप हुआ ना, तो क्या होगा कि या तो वो आपका क्या होगा कि ऐसे करके प्लेट उठेगा तो उसमें क्या होगा, क्रैक आ सकता है। अब क्रैक जैसे ही आएगा तो मतलब है क्या कि एकदम पूरा कंप्रेसिव जो आपका जो स्ट्रेस था उसके अंदर जो डेवलप था, टूटने की वजह से वो स्ट्रेस यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। कोई भी चीज, जैसे आप देखते हो ना कि पेंसिल को ही आप दबा रहे हो और जैसे ही टूटता है तो एक आपको जोर से साउंड सुनाई देता है। तो वो क्यों सुनाई दिया, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था ना, वो फाइनली जब टूटा तो एक्सेस एनर्जी रिलीज हुआ।
तो यही आपका जब एनर्जी रिलीज होता है ना, इसी शॉक को हम लोग क्या कहते हैं, यही शॉक आपको शेकिंग के रूप में, ऐसा लगता है पृथ्वी का सतह शेक कर रहा है, तो शेकिंग के रूप में फील होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ क्विक। क्विक मतलब एक तरह से शेक हुआ, किसमें, अर्थ में। या फिर कि क्या है, ये टकराए, ऐसे जोर से बैंग किया, और जोर से बैंग किया तो ऑब्वियसली यहां पे सब हिलेगा, इधर 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 हिलेगा। या फिर इसमें आपका क्या होगा कि टू एंड फ्रो प्लेट हिलेगा। तो ये एक तरह से क्या होता है ना कि दो तरीका हो सकता है, या तो प्लेट बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया और उसके बाद वो प्लेट टूट के, या प्लेट का फोर्स जैसे ही हटा तो प्लेट रिलीज हुआ अपने फॉर्म में, तो उससे एनर्जी रिलीज करेगा। या नहीं तो प्लेट आपका क्या किया, प्लेट जो है वो कोलाइड किया तो दूसरे प्लेट में आपका क्या हुआ, एक शेकिंग फील हुआ। एक बुक रख दो और दूसरा बुक रखो और उस बुक को पहले से टकराओ जोर से, तो देखते हो ना पहला वाला भी क्या होता है, शेक करता है, मूव करता है अपने जगह से। तो यही जो आपका मूवमेंट होगा ना कि इधर 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 ऐसे करके मूव किया, इसी मूवमेंट को हम लोग कहते क्या है, अर्थ क्विक कहते हैं। तो सिंपल सा है कि यही प्लेट की वजह से ही, इसी प्लेट की वजह से हर चीज का जड़ है क्या, प्लेट। अब प्लेट क्यों बना, क्योंकि आपका जो मोल्टेन लावा था ना, मोल्टेन मैग्मा कहो, अर्थ के अंदर है, वो आपका क्या कर रहा है ना, जेनरेट कर रहा है प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। तो एक तरह से जो अर्थ हम फील कर रहे हैं कि एक स्मूथ फॉर्म में, वो एक्चुअली क्या है ना, टुकड़ों में है। और ये ऐसा नहीं कि छोटा छोटा प्लेट है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का प्लेट है। अब ये चूंकि क्या है, मतलब एक तरह से कह दो कि मैग्मा क्रिएटर भी है लैंडफॉर्म का, और एक तरह से आपका डिस्ट्रॉयर भी है। कैसे था डिस्ट्रॉयर, तो जब ये प्लेट है, इस प्लेट में आपका क्या होगा, क्रैक्स आप देखोगे, तो उस क्रैक से जब आपका मैग्मा आउट आएगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, तो उसी को अपने लोग कहेंगे क्या, वोल्केनो। और वही आपका क्या है, ये प्लेट जब एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो आपका क्या होगा, एनर्जी काफी ज्यादा ट्रांसमिट होगा, रिलीज होगा, एक तरह से उससे आपका क्या होगा, शेकिंग फील होगा, और शेकिंग फील होगा तो एक तरह से आपका हो क्या जाएगा, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थ क्विक कहेंगे। ये बात हो गया। इसके बाद क्या है आपका कि मतलब ये सारा चीज हम लोग कौन सा पढ़े, एंडोजेनेटिक मतलब अंदर से मतलब किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से डायरेक्टली आपका क्या बना, वोल्केनो। इसकी वजह से आपके प्लेट्स टूटे, और प्लेट्स के टूटने की वजह से शेक हुआ, एक दूसरे से टकराए, तो क्या हुआ, अर्थक्वेक आया। तो ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है ना, ये आपका लैंड फॉर्म्स को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। हम एकदम फिर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ से कोई हमको लेना देना नहीं है। वोल्केनो का जब लावा बाहर निकलेगा ना, तो आपका क्या है, लैंडफॉर्म बनेगा। जैसे डेक्कन प्लेटू बना, ब्लैक सॉइल्स बना, तो वो लैंडफॉर्म आपका हमेशा बनेगा। लाइफ गया, प्रॉपर्टी गया, वो बात की बात है, हम यहाँ लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं। अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक क्या करेगा, शेक करेगा तो आपका होगा क्या, एक प्लेट एक जगह से दूसरी जगह टकराया, टकराने से क्या हुआ कि आपके जो सेडिमेंट्स वगैरह थे वो एक जगह से मूव करके में भी दूसरी जगह गए, दूसरी जगह पाइल अप हो गए, कुछ नया चीज बन गया। तो एंडोजेनेटिक जनरली लैंड फॉर्म्स बनाता है, उससे अब इंसान का जान जाए, जानवर जाए, वो सब तो आपका क्या है ना, कोलैटरल डैमेज है, वो तो हम लोग डिजास्टर में पढ़ेंगे, यहाँ हम लैंड फॉर्म पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चीज आता है आपका क्या, जो एक्सोजेनेटिक होता है। एक्सोजेनेटिक अभी ये ब्रीफली पहले समझो, बाहर से जो लगता है, इसमें बस सिंपल सा है ना, ऐसे वेट डी करके याद कर लो। डब्ल्यू से हमारे टीचर ने बताया था, डब्ल्यू से हम इसे कहते हैं वेदरिंग, ई से हम कहते हैं इरोजन, टी से हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एंड डी से होगा डिपोजिशन। और ये लिंक्ड है, ये स्टेज वाइज लिंक्ड है। देखो, जब भी कोई काम, वेदरिंग आपका इन सीतु प्रोसेस है, और ये सब एक तरह से एक्स सीतु प्रोसेस है। इन सीतु, एक्स सीतु, इन सीतु मतलब होता है ना क्या, ऑन ओरिजिनल साइट, जिसका जो लोकेशन था वहीं पे। जैसे आप जहां बैठे हो, वहीं बैठे बैठे आपने कुछ काम किया, कुछ लिखा पढ़ा, तो आप कहते देखिए ठीक है, आपका वो लोकेशन था, उसी पे काम हुआ। एक्स सीतु मतलब क्या हुआ, आउटसाइड ओरिजिनल साइट। क्या भाई यहां से आप जो है बुक लेके किसी और रूम में जाके वहां कोई ड्राइंग बनाएं, तो इसका मतलब है आप अपने जो लोकेशन दिया गया था स्टडी करने से के लिए, उससे आप दूसरे जगह जाके बना रहे हो, तो उसको हम कहते हैं क्या है, एक्स सीतु। तो देखो क्या हो रहा है, सिंपल सा बात समझना, ये पत्थर है, इस पत्थर पे आपके एजेंट्स लगे। एजेंट क्या हो सकता है, एजेंट आपका हो सकता है कि विंड हो,
हवा जो है इसके ऊपर लगातार बह रहा है, पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा रहा है, या फिर इस पे पानी लग रहा है, या फिर इस पे हो सकता है एनिमल्स, या फिर इस पे बर्फ, किसी भी तरह से एजेंट की वजह से इसके ऊपर क्या है, प्रेशर लगा तो ये यहाँ पे क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो यहीं पे ब्रेक कर गया तो हम इसे क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। तो जो पत्थर जहां था वहीं पे बाहरी एजेंट या हम ह्यूमंस ही क्या किए, हथौड़ा लेके इसको मार रहे और उसी जगह पे ये 1 से 10 टुकड़ों में टूट गया। या इसके दरारों के बीच में मान लो चना वना फंस गया और वो जब पानी को एब्जॉर्ब किया, फूला, तो फूलने से क्रैक के ऊपर प्रेशर लगा। आइस बना तो आइस एक्सपैंड करता है, प्रेशर लगाया। तो किसी भी तरह से या कोई दूसरा पत्थर आया और उससे टकरा के बैंग कर गया तो प्रेशर लगा, यहाँ टूट गया, तो आपने इसको कहना क्या है, वेदरिंग। अब यहां पे टूट गया तो क्या बन गया, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आपके क्या होंगे ना, जब देखो स्टेप नंबर 1 हो गया, ये फर्स्ट नंबर स्टेप है। अब जो यहां से पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स के आप चूंकि छोटा हो गया, बड़ा पत्थर नहीं उड़ पा रहा था, लेकिन ये पार्टिकल्स हो गया, या कह सकते हो पेबल्स बन गया, छोटे छोटे स्टोन्स बन गए। ये क्या हो रहा है, इट इज कैरीड अवे बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर एक्सेट्रा। कोई भी, या हम ही एक इंसान लिया, वहां से गिट्टी उठाया और ऐसे फेंक दिया, दूसरी जगह चला गया, तो ये यहां से जो टूटा हुआ छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स था वो कहीं और दूसरे जगह ले जाया गया। तो आपने इसको कहना है, इस प्रोसेस को क्या, इरोजन। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स जो है आपका गया तो इरोजन आप कहोगे। और यही आपका क्या होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट, तो आप इसको क्या कहोगे, ट्रांसपोर्टेशन। जनरली आपका इरोजन जो है ना सॉइल के सेंस में यूज होता है, जब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ले जाए जाते हैं और कुछ भी एनीथिंग स्मॉल और बिग, और काफी दूर तक उसको भेजा जाता है कि भाई हिमालय से पत्थरों को तोड़ते हुए नदी जो है ला के आपका बहुत दूर बे ऑफ बंगाल के पास कुछ डिपॉजिट किया, तो वो एक तरह से आप कहोगे ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन ये सब करके मतलब है कि ये इरोजन हो गया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब ले जाके क्या करेगा, एक जगह पे डिपॉजिट, कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगा ना, डिपॉजिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो आप इसको क्या कहोगे, डिपोजिशन कहोगे। कहीं ना कहीं तो आपका क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन से तो कोई ना कोई चीज क्या हुआ, क्रिएट हुआ। लेकिन वेदरिंग, इरोजन, इन सब से क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। देख रहे हो ना कि आपका एक जगह बड़ा पत्थर था, लेकिन उस पर एजेंट काम करते उसको मिट्टी में, छोटे गिट्टियों में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया। तो मोस्टली हम क्या बोले, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस आपका क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है चीजों को, और एंडो जो है लैंडफॉर्म को बनाने में मदद कर रहा है। अब साइंस में या नेचर में कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट ऑलवेज नहीं होता है, हम लोग जनरली की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद इतना आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए चैप्टर में देखते हैं फटाफट, ज्यादा ही आपको बता दिए इसलिए आपको चैप्टर पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अभी जस्ट बताया ना, प्लेट क्यों बनता है, कैसे बनता है, अंदर की हीट की वजह से, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द हीट। कन्वेक्शनल करंट का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हो, यहाँ पे अंदर से हीट हो रहा है, ऐसे करके इधर से इधर कन्वेक्शन करंट चल रहा है, ऐसे करके। तो ये चीज था, यही कॉन्सेप्ट आपको बताया, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। फिर भी डाउट है तो पूछेगा, हम फिर से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला देंगे। अंदर जो लगेगा उसे हम एंडोजेनेटिक कहेंगे, बाहर जो लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोजेनेटिक। देखिए अर्थ का मूवमेंट क्या है, 2 टाइप का है ना, एंडो, एक्सो। देख लो एंडो में क्या हो रहा है, सडन, अचानक से, इसको आप सडन को ना कैटास्ट्रॉफिक भी कह सकते हो। और ये धीरे धीरे लग रहा है, डायस्ट्रॉफिक। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। जो अपलिफ्टमेंट होता है ना, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जिसे कॉन्टिनेंट और ये सब बनता है, माउंटेन्स वगैरह, उसकी बात कर रहा है। तो ये धीरे धीरे स्लो लगेगा, ये काफी ज्यादा क्या होगा, रैपिड होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कुछ नहीं है आपका, जैसे मान लो क्या है ना, ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ है और इस पहाड़ में मान लो ऐसे कुछ मोशन हुआ, ठीक है, शेकिंग हुआ, मोशन हुआ। एक कारण ये हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि काफी ज्यादा जो है ना वाटर या आइस की का कंपाइलेशन हो गया, बारिश बहुत सारा हुआ और बहुत सारा आइस वाइस है, और उसमें इतना ज्यादा वेट हो गया ना कि वेट नहीं बैलेंस कर पाया, तो यहां से बहुत तेजी से, फास्टली, काफी तेजी से गिरेगा,
कंटेंट कि कोई भी बुक ही है ना, जैसे या कोई डब्बा है, आप अननेसेसरी बहुत 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 सारा डब्बा जो एक के ऊपर एक डालते जाओ तो कभी ना कभी उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इम्बैलेंस में आएगा तो क्या होगा, झुक के गिर जाएगा। तो वैसे ही ढेर सारा बारिश हुआ, बर्फ हुआ, जमा हुआ, नहीं वजन संभाल सका तो बहुत तेजी से स्लोप के अलॉन्ग गिरना शुरू हुआ। उसी को कहते हैं कि लैंड क्या कर गया, लैंड का हिस्सा स्लाइड कर गया। तो यही कहलाएगा आपका क्या, लैंड स्लाइड। और यहां एक्सोजेनिक फोर्स में क्या सिखाए, वेट डी जीवन भर याद रखना। वेदरिंग हुआ, अब यहाँ पे तो सिर्फ इरोजनल एंड डिपोजिशन कह दिया, लेकिन कोई चीज टूटेगा तभी तो वहां से उड़ाया जाएगा, दूर तक भेजा जाएगा। बड़े बड़े पत्थर थोड़ी हवा में, आप कभी देखियो कि हवा में डस्ट उड़ता हुआ देखो, छोटे छोटे कण देखोगे, बड़ा बड़ा 10 किलो 15 किलो का पत्थर तो आप नहीं देखते हो। अब वो डस्ट कहाँ से होगा, आसमान से तो नहीं आएगा, वही पत्थर के टूटने से। तो टूटेगा तो वेदरिंग होगा, सॉइल का मूवमेंट होगा तो उसे इरोजन कहोगे, और किसी भी पार्टिकल का लगभग लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होगा तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और कहीं जाके जमा होगा तो उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। ये सारे आपके एजेंट्स हैं। मतलब है सिंपली ये रिवर और सी वेव्स आपका किस में आ गया, वाटर में आ गया, ग्लेशियर्स आइस में आ गया, और विंड हो गया। अब उसके बाद दो एंडोजेनिक चीज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, एक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। और देखिए वोल्केनो क्या, एक वेंट है, ओपनिंग है। देख लो ये यहाँ पे जो वेंट है इसको कॉन्डुइट भी आप कह सकते हो, कॉन्डुइट। तो एंडो देख लो, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब फॉर्मेशन। जेनेसिस कहीं लिखा ही हो ना तो समझ जाना प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, किसी चीज को बनाया जाएगा। तो देखो अंदर से मैग्मा हीट हुआ बहुत ज्यादा, इसके पास एनर्जी आ गया। अगर अब साइंस एंड टेक आपको पढ़ना ही है, अब हीट करने से क्यों एनर्जी आता है, अब क्या है काइनेटिक फार्मूला, ये थोड़ा सा साइंस आप बेसिक स्टडी कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग साइंस के लेक्चर्स लॉन्च करेंगे ना तो बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए, फार्मूला भी बताएंगे। तो ये बस आपका इतना एनर्जी था, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते करते, या इसको ऐसे भी ठीक है, आपने साइंस नहीं पढ़ा, एक जनरल चीज आपने हमेशा देखा होगा कि दूध या पानी गर्म होता है तो भाप देखते हो ऊपर की तरफ भागता है। तो कोई चीज आपका हीट हो रहा है तो उसमें एनर्जी, हीट का एनर्जी उसमें ट्रैप हो रहा है, और वो जब एनर्जी खुद में ट्रैप किया तो इधर उधर इधर उधर भटकेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा और बाहर निकलना। जैसे देखते हो ना, कोई इंसान ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, छोटा बच्चा इतना एनर्जी हाई रहता है ना, हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ खुराफाती करता रहता है, तो वही ऊपर की तरफ भागना चाह रहा है। ऊपर उसको अगर दरार मिल गया तो बाहर निकलेगा और निकलेगा तो आपका ये जो फ्लूइड फॉर्म में जाएगा तो लावा कहलाएगा, बाकी गैसेस वगैरह, धुआं वगैरह निकलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्केनो। अर्थक्वेक क्या है, जब आपका वाइब्रेशंस होता है, कैसे वाइब्रेशन हुआ, दो कारण बताए ना, या तो प्लेट बहुत ज्यादा दब के कंप्रेस हो जाएगा, और या तो उसमें टूट जाए अचानक से, झटके से टूटे, या फिर कि आपका क्या है कि फोर्स खत्म हो गया तो वापस से क्विकली अपने फॉर्म में रिलीज होगा, तो उससे एक मूवमेंट आ सकता है, वाइब्रेशन। या नहीं तो एक प्लेट दूसरे को धक्का दे दिया तो दूसरे को वाइब्रेशन मोड में ले आया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्थक्वेक। जहां से भी अर्थक्वेक शुरू होगा उसे क्या कहोगे, फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर धरती के अंदर जहां से शुरू हुआ वो फोकस को आप हाइपोसेंटर भी कहते हो, ध्यान में रखिएगा, हाइपोसेंटर भी कहते हो। तो धरती के नीचे हाइपो, धरती के ऊपर एपीसेंटर, जस्ट अबव। देख लो यहाँ पे डायग्राम में इस जगह से ओरिजिनेट हुआ, और एनर्जी है, एनर्जी जगह तरह तरह से अलग अलग जो डायरेक्शन मिला, जहां खाली जगह मिला वहां से आपका ट्रांसमिट हो रहा है। इसके ठीक ऊपर यहां से एकदम परपेंडिकुलर बना दो अर्थ के सरफेस पे, तो ऊपर में है एपीसेंटर और नीचे में है क्या आपका हाइपोसेंटर। और यही सब क्या ना, प्लेट बाउंड्री बताए थे ना कि ये जो आपका प्लेट है, ये प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, और इसके बीच में जो ये है ये आपका क्या कहलाया, बाउंड्री कहलाया। और ये जो आपका वेव है ना, एनर्जी जो जा रहा है, जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते तो लगता नहीं, इसे सर्कुलर मोशन में से एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। अब उसके बाद आता है कि भाई ऑब्वियसली लैंडफॉर्म तो बनाएगा, लेकिन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन। अब अर्थक्वेक में कोई और एग्जाम्पल याद रहे ना रहे, भुज का एग्जाम्पल आप जरूर याद करेंगे इस क्लास के बाद। और दूसरा वोल्केनो में कि वोल्केनो का क्या एग्जाम्पल्स है, तो वोल्केनो में आप इटली साइड का स्ट्रोम्बोली, एटना, या फिर आप फुजियामा जापान का, ये सब याद कर सकते हो। लेकिन अर्थक्वेक में कम से कम भुज का याद करो, बहुत बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिसके पेपर में आर्टिकल्स भी आए थे। अर्थक्वेक को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को ना हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। देखिए दो स्केल होता है, एक होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है ना, ये आपको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। जैसे होता है ना, फोर्स को आप बताते हो ना 50 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, या आपका स्पीड कितना है तो 10 मीटर पर सेकेंड, वो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बताता है। लेकिन कुछ स्केल होता है ना जो इंटेंसिटी बताता है,
उसको मतलब नहीं है। वो कहता है कि देखो भाई, यहाँ पे बड़ा 10 तल्ला का बिल्डिंग गिर गया, मतलब अर्थक्वेक बहुत तगड़ा था। अब ये चीज जो है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी बहुत खराब हो, और अर्थक्वेक में भी लो मैग्नीट्यूड का हल्का सा हिला, बिल्डिंग गिर गया, करप्शन का शिकार हो बिल्डिंग। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जोर से अर्थक्वेक आया, जैसे जापान का एग्जांपल, लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरा, 8 मैग्नीट्यूड का आया, स्टिल बिल्डिंग नहीं गिरा। तो इंटेंसिटी के हिसाब से तो कहेगा कि भाई कितना डैमेज कॉज किया, उस हिसाब से तो आपका क्या होगा कि जापान वाला 8 वाला लगेगा लोगों को कम ये है, और 5 वाला ज्यादा लगेगा। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा, रिक्टर वाला थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे देखिए वही है, क्या है, रिक्टर स्केल आपको पढ़ना है। एक और मर्सेली स्केल भी आता है, तो इसमें वही कह रहा है ना कि ये आपका इतना है तो कम है, जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा खतरनाक उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो अर्थक्वेक के प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको ये कह रहा है कि क्या कर सकते हो। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, जब अर्थक्वेक आ रहा है, लॉजिक भी आपको ये बुक का टेक्स्ट नहीं पढ़ना, खुद सोचो ना कि धरती हिल रही है, और धरती हिल रही तो ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा स्पॉट है 10 मीटर 50 मीटर का, हजारों किलोमीटर का पार्ट हिल रहा है, तो सोचो कितना उसमें एनर्जी होगा। तो ऑब्वियसली क्या है कि हमें ध्यान रखना होगा ना कि हम क्या करें ना, बड़े बड़े बिल्डिंग के आसपास ना रहे, थोड़े खुले में रहे। अगर हमारा घर ऊंचे में है तो हम निकल के बाहर आ जाए बिल्डिंग के, या फिर हम बिल्डिंग के बाहर नहीं आ सकते हैं तो दीवार के किनारे लग जाए, ताकि दीवार जो है ना किसी एक साइड गिरे तो हम बच सके। या आग वाग है तो उससे दूर रहे, क्योंकि देखो शेकिंग होगा तो उस वाइब्रेशन से जो आग जल रहा है लकड़ियों में, कंटेंट में, तो वो आपस में और फ्रिक्शन करेगा और तेजी से आग लग जाएगा। तो यही सब कह रहा है कि आप ये सब प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो भी चीज पॉसिबल है, क्योंकि अर्थक्वेक को एग्जैक्ट डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। आप यहां से कितना भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बना लो, आप ये कोई नहीं बता सकता है कि इस दिन अर्थक्वेक आएगा। हो सकता है सब कुछ ठीक है, मे भी 5 मिनट के बाद ही इतना जोर से अर्थक्वेक आए कि हमारा सब पढ़ाई धरा का धरा रह जाए। तो इसी वजह से ना अपने में प्रिपेयर्डनेस लाना जरूरी है। अब कुछ लैंडफॉर्म्स कह रहा है, मतलब है ये वेदरिंग इरोजन की बात कर रहा है, जिसका एजेंट है विंड वाटर आइस। तो कह रहा है कि चलो रिवर का क्या काम है, कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाता है। देखिए रिवर का ना 3 स्टेज होता है, कि यूथ स्टेज होता है, एक मैच्योर स्टेज होता है, एक ओल्ड स्टेज होता है। इंसान में भी देखते हो ना कि जो यंग होता है उसके पास क्या होता है, डायनामिसिटी, एनर्जी ज्यादा होता है। तो यूथ वाले में एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैच्योर में थोड़ा एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और ओल्ड आते आते एनर्जी काफी ज्यादा क्या होगा, कम होगा। इसलिए आप देखते हो ना, यूथ का बनने का जितना चांस होता है, बिगड़ने का भी उतना ही चांस होता है। डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा यूथ वाले स्टेज में होता है, डिस्ट्रक्शन। यहां लेस डिस्ट्रक्शन होता है, यहां पे एकदम नेग्लिजिबल नहीं होता है, यहां डिपोजिशन होता है रादर। देखते हो ना कि बड़े बूढ़े क्या करते हैं, हमारे अंदर नॉलेजेस का, एक्सपीरियंस का डिपोजिशन करते हैं, क्योंकि वो अब उनके अंदर वो डायनामिसिटी, रिस्क लेने का प्रॉपर्टी ही नहीं है। वो आपको स्टेबल होना सिखाएंगे, वो आपको अपने एक्सपीरियंस से वैल्यू एडिशन करेंगे। मेच्योर लोग थोड़ा बहुत ले सकते हैं, मतलब है कि अबव 35 के लोग, लेकिन जो बिलो 30 है उनमें बहुत एनर्जी होता है, काफी रिस्क ले लेते हैं, बहुत बन भी जाते हैं, बहुत बिगड़ भी जाते हैं। तो यूथ स्टेज में ना इरोजन बहुत ज्यादा होगा। देखना जब आप जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड जाओगे ना, तो आपको बड़े बड़े वी शेप के वैली दिखेंगे, मतलब इतना डीप में, इतना तेजी से घसीटते हुए पृथ्वी को गया ना नदी, कि वो आपको क्या कर दिया ना, बहुत डीप गड्ढा खोदता हुआ चला गया। तो बहुत डीप गड्ढा होगा तो ऐसा वी जैसा बन जाएगा, और थोड़ा हल्का सा कम होगा तो उसको हम क्या ऐसे यू जैसा बना देगा। तो ये यहाँ पे वही कर रहा है। देखो क्या हो रहा है कि रिवर का काम क्या है, कि रनिंग रिवर जो है आपका एक वाटरफॉल बना सकता है। कैसे जा रहा है और अचानक से बहुत स्ट्रीप ग्रेडियंट मिल गया। वाटरफॉल बनने का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट कंडीशन, लैंड फॉर्म है। आप खुद ही सोचो ना, आप टेबल पे पानी गिरा दो, टेबल पे पानी बहते बहते जब टेबल के किनारे अचानक से उसको नीचे जो है गहराई मिलेगा, तो देखते हो बहुत जोर से पानी छप करता है। बस वही अपना वाटरफॉल। और उसके बाद क्या मतलब है कि आपका जब यंग स्टेज है, जब एनर्जी ज्यादा होता है ना, तो उस वक्त ये आपका क्या बनाता है, वाटरफॉल। हायर क्लास में और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे रैपिड्स पढ़ेंगे, प्लंज पूल पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इस बुक में ना उतना ही पढ़िए। वाटरफॉल बनाएगा, वी शेप का वैली बनाएगा, हल्का फुल्का यू शेप भी, लेकिन यू वाला ना ड्राई वाले एरिया में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ये सब आपको मतलब डेजर्ट एरिड एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, ये हाई एनर्जी के टाइम में। और भी लैंडफॉर्म्स है, रैपिड्स है, कैटरैक्ट्स है, प्लंज पूल है, उसके बाद आपको वी शेप का या आई शेप्ड वैली, ये सब देखेंगे।
अभी जो बुक में है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको ध्यान में रख लेना, इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। एंजल फॉल के बारे में और साउथ अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका में जो कुछ फॉल्स है उसके बारे में आपको ध्यान में रख लेना, ये बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है। ये आपका पूछ सकता है किसी भी वनडे एग्जाम, ये यूपीएससी में ही एक ऑप्शन दे सकता है, मैच द कॉलम में दे सकता है। दूसरा आ जाते हैं, चलो ये वाला ना मोस्टली क्या होता है ना, मेच्योर स्टेज में, रिवर के मेच्योर स्टेज में आपका बनता है, जहां इरोजन कम होता है और डिपोजिशन थोड़ा बहुत होता है। ओल्ड स्टेज में तो बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है। तो इसमें देखिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट है मियांडर का और उसी के साथ एसोसिएटेड है ऑक्सबो लेक का। जैसे बेगूसराय में आपका कबरताल या कांवर झील है, बताते हैं ये क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट है फ्लड प्लेन और एक उसी से मिलता जुलता लेवीज है। देखो सिंपल साइज डायग्राम है, बहुत बढ़िया डायग्राम है। ये देखिए ये नदी का कोर्स है, जिसको हम ऐसे ब्लैक से अंडरलाइन कर रहे हैं ना, पहले समझो ये नदी का कोर्स है ऐसे। मियांडर का मतलब ही होता है स्नेक लाइक। कोई भी चीज जो है ना एकदम ऐसे लहराते हुए जा रहा है ना, दाएं बाएं मूव करते हुए। जैसे अब देखोगे रोड सब में भी कुछ बाइकर्स लोग होते हैं ना, जो एकदम क्या होता है ऐसे क्या बोलते हैं, स्नेक जैसा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे जाते हैं, उसी को हम मियांडरिंग कहते हैं। ये एकदम आज से हमेशा ध्यान में रखो, ये वर्ड आएगा। तो देख रहे हो कैसे हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, कारण है ना, कारण इसलिए है क्योंकि ये बहुत तेजी से किसी हाइट से नहीं गिर रहा है। जैसे यूथ स्टेज में क्या था, पहाड़ की ऊंचाई से गिर रहा था, ऐसे पहाड़ था यहां से गिर रहा था, तो इसके पास एनर्जी क्या था, बहुत ज्यादा था। लेकिन अब तो ये क्या हुआ, प्लेन में आ गया है। अब तो ये आ गया है प्लेन एरिया में, समतल एरिया में, तो स्लोप तो है नहीं। तो ये आपका क्या हो रहा है, एक सरफेस पे बह रहा है, तो ऐसे सीधा जब बहता रहेगा, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो नदी है उसका काम ही है बहते रहना। ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ऐसे मुड़ गया, हो सकता है यहां से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऐसे घूम गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। एनर्जी कम है ना, तो एडजस्ट करके दाएं बाएं से रास्ता निकाल रहा है। यही पहाड़ों पे रहता तो क्या होता, जो आगे आता सबको घसीटते हुए उठा के पटकते हुए लेते चले जाता। तो ये यहां पे ऐसे ऐसे घुमा लिया, इसी को कहते हैं मियांडर करना। अब देखो क्या है दूसरा चीज, अब देखो हो क्या रहा है कि यहां पे हो ना रहा है कि इधर में जब पानी आया इधर टकराया, तो यहां से सब चीज ऐसे करके घसीटते हुए ये पूरा हिस्सा ले आया और यहां पे डिपॉजिट करा दिया। कि ऐसे जैसे पानी बहेगा ना, तो ये ऐसे आया, टकराया, यहां से कुछ घसीटा और यहां डिपॉजिट कर दिया। फिर उसके बाद गया यहां से टकराया, यहां कुछ डिपॉजिट कर दिया। क्योंकि देख लो ना, ऐसे सिंपल से समझो ना कि पानी ऐसे किसी जगह पे ऐसे जा रहा था, सीधा बह रहा था, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन आया तो वहां से वो कोशिश करते 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 काटते हुए मुड़ा, तो काटते समय कुछ ना कुछ तो सॉइल का पार्ट अपने साथ क्या करेगा, लेके जाएगा। जब लेके जाएगा ना, तो यही डिपोजिशन क्या है ना, कि जब बहुत बहुत ज्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इससे होगा क्या कि ये चीज जो है ना, ये ऐसे पतला होते 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 इधर से भी पतला इधर से भी पतला होते होते क्या होगा कि ये नदी ऐसे सीधा ऐसे सीधा ऐसे सीधा बह जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, कट के अलग हो जाएगा। ये वाला इधर से ऐसे सीधा आपस में ज्वाइन कर लेगा और ये वाला हिस्सा कट के अलग हो गया। तो ऐसे करके ऐसा हिस्सा बन गया। इसी को कहते हैं बो जैसा, ऐसे धनुष के आकार का बन गया। तो इसी को हम कहेंगे क्या, ऑक्सबो लेक। तो ये नदी के मियांडर आरा तिरछा मुड़ने की वजह से इतना डिपोजिशन कटिंग हुआ कि उस कोर्स का कुछ हिस्सा मेन कोर्स से अलग हो गया। ये 1-2 दिन में नहीं है, कई सालों में ऐसा होता है। तो उसी मेन नदी का पार्ट था, बट अब ये अलग हो गया, झील के रूप में बदल गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। अब क्या है कि ये जो नदी है इसमें कभी बाढ़ आएगा तो इधर में बाहर की तरफ बहुत सारा चीज डिपॉजिट करेगा, इधर। ये जितना एरिया दिख रहा है ये सब कभी ना कभी बाढ़ आया होगा, तो बाढ़ आया तो ये सब डिपॉजिट किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लड प्लेन कहेंगे। और कभी कभी नदी के ऐसे आसपास में ऐसे उठा हुआ बांध जैसा आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि नदी सेडिमेंट ला रहा है ना, कुछ यहाँ डिपॉजिट किया, कुछ इधर किया, कुछ यहाँ पे लाके डिपॉजिट, तो ये बांध के जैसा उठा हुआ, बांध के जैसा। कभी देखना, कभी नदी के किनारे जाना ना, तो आप देखना कि ऐसा लगेगा ना कि नदी अपने चैनल में बह रहा है और किनारे वाला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, तो उसी उठा हुआ को हम लोग क्या कहते हैं, लेवीज कहते हैं। किनारा, बैंक, उसे हम क्या कहते हैं, लेवीज कहते हैं। तो सिंपल सा चीज है कि नदी ऐसे करके एकदम लहरिया कट बनाते हुए मूव कर रहा है, बिहारी भाषा में कहते हैं ना इसको, या स्नेक लाइक मोशन, तो दैट इज कॉल्ड एज मियांडरिंग। इसी में से हुआ क्या कि कटिंग होते ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे करके इरेज कर दो यहाँ से, और हुआ क्या कि ये वाला हिस्सा इसके साथ ऐसे करके ज्वाइन करता हुआ चला गया और ये इससे कट के अलग हो गया, तो ये बना दिया क्या तुम्हारा ऑक्सबो।
आगे हायर क्लासेस में हम बताएंगे कि कनकेव शेप होता है एक साइड और एक कन्वेक्स साइड। कन्वेक्स पे डिपोजिशन होता है, कनकेव पे इरोजन होता है। ऑक्सबो हो गया। अब नदी है, नदी में बाढ़ आया होगा तब ना फ्लड प्लेन कहा गया। तो बाढ़ जब आता है और जब बाढ़ खत्म होता है तो पानी तो वापस अपने ओरिजिनल पे आ गया, लेकिन इसके दूर दूर तक डिपोजिशन कर दिया। अब किनारे किनारे भी ऐसे उठा हुआ हिस्सा, ऐसे उठा हुआ हिस्सा सा बन गया। तो ये कहलाएगा तुम्हारा लेवी, और ये कहलाएगा फ्लड के आने के बाद जो प्लेन बना उसे हम कहेंगे फ्लड प्लेन। तो ये था आपका रिवर का सिंपल सा। और लास्ट आते आते ना ये है ओल्ड स्टेज। ये वाला चीज जो है ना ये ओल्ड स्टेज को बता रहा। एकदम स्लो हो गया, यहाँ डिपोजिशन हो रहा है मेनली, इरोजन खत्म। तो देख लो इतना सारा डिपोजिशन हो गया, इतना सारा डिपोजिशन, नदी जो है एकदम स्लो हो गया, टुकड़ों में बट गया। और ये ऐसा है ना, ऐसे 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 डेल्टा जैसा बना दिया। फिजिक्स मैथ में सिंबल यूज करते हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, डेल्टा। तो ये जो सेडिमेंट है ना फ्रॉम ऑल द माउथ्स, सभी जगह से, इधर से कुछ डिपॉजिट हुआ, यहां से कुछ डिपॉजिट हुआ, यहां कुछ डिपॉजिट हुआ, यहां कुछ डिपॉजिट हुआ, होते होते क्या है कि ये ऐसे करके एक तरह से इस तरह से फॉर्म बना दिया। इसी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। मतलब डेल्टा के पास हुआ क्या ना कि जो रिवर है ना वो आपका बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। मेन नदी ऐसे टुकड़ों में बट गया। तो फर्क समझिएगा, ये नदी बह रहा है, इसमें कोई और नदी आके मिला, अदर है वो आके मिला, अदर रिवर केम टू मीट। जैसे प्रयागराज में यमुना आके मिली गंगा से, तब हम इसको कहेंगे ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूट दिया, ट्रिब्यूट दिया। जैसे होता है ना कि हाँ आपने कुछ अच्छा काम किया, आपको हम ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास है और हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी को ट्रिब्यूट ना दे के हम सब में बांट दिए, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तो सब बट गया। तो डिस्ट्रीब्यूट, ट्रिब्यूट का उल्टा डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे समझिए। कोई और जो है आके सिर्फ मेरे में कंट्रीब्यूट किया तो ट्रिब्यूट, और हम क्या किए, बहुतों में बांट दिए तो डिस्ट्रीब्यूट। पानी का सी वेव को लेके देखो तो ये बड़ा सा तुम्हारा जो है ना, ये बड़ा सा है, इसको हम कहेंगे क्लिफ। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ये इमेज लाया आपके लिए, ये आपका क्या कहलाया, क्लिफ। उठा हुआ कुछ नहीं है, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे हल्का सा हार्ड पत्थर का चीज है जो थोड़ा उठा हुआ पहाड़ जैसा लगता है, छोटा 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 पहाड़, उसको आप क्लिफ कहोगे, सी क्लिफ। जैसे यहां देखो, अब है क्या, इसमें क्या हो रहा है ना कि पानी पानी लगातार लग रहा है, घर्षण हो रहा है, कुछ नहीं, सब जगह रोल है फ्रिक्शन का। घिसते 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 क्या हुआ ना तुम्हारा कि ऐसे करके हल्का सा गड्ढा बन गया, गड्ढा बन गया। देखना थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है तो स्पेलिंग गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा हमको भी सिखा दीजिए। तो ऐसे गड्ढा जैसा बन गया, तो इसको हम कहेंगे केव, गुफा बन गया, केव। यही गुफा और डीप हुआ कि आर पार दिखने लगा, आर पार दिखने लगा, आर पार दिखने लगा। इतना इरोजन हुआ, इतना इरोजन हुआ कि पूरे खाके इधर से एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। तब उसे हम क्या कहेंगे, आर्च। लग रहा है ना ऐसे आर्च के जैसा बना दिया है, ये रास्ता है और इसके ऊपर एक आर्च है बना हुआ, तो आर्च हो गया। लेकिन क्या हुआ ना कि ये पूरा काटते 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 पूरे गायब कर दिया, पूरा हिस्सा गायब कर दिया, और खाली ये ऐसा ब्लॉक जैसा खड़ा हुआ दिखा। इसको क्या कहोगे, स्टैक कहोगे। देखो अलग से बताते हैं, देखिए ये ऐसे था, इसको हम कहे क्लिफ। क्लिफ के ऊपर पानी लग रहा है, वेव, उसकी वजह से जनरेट क्या हुआ, फ्रिक्शन। यहां से ऐसे करके गुफा जैसा बना दिया, तो ये कहलाया क्या तुम्हारा, केव। लेकिन ये क्या हुआ कि ऐसे करके ऐसे पत्थर है और पूरा आर पार दिखने लगा, उस पार भी दिखने लगा। मतलब है कि लगातार लगातार पानी लग रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, एकदम पूरा अक्रॉस दिखने लगा, अक्रॉस आपको विजिबल हो गया। तो हम कहेंगे कि ये रास्ता है और इसके ऊपर ये क्या है, आर्च जैसा बन गया, आर्च हो गया। अब ये और ज्यादा फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन हुआ तो ये जो आर्च बना हुआ था ना ऐसे करके, ऐसे करके ये ऊपर का हिस्सा हट गया, गिर गया धप से। फ्रिक्शन लगते लगते क्या हुआ, गिरा दिया। तो ये ऐसे करके ऐसे रह गया खड़ा, ये ऐसे करके ऐसे रह गया खड़ा। अब बीच का पार्ट नीचे पानी में गिर गया। तो आपने इसको क्या कहना है, स्टैक। तो बस यहां पे वही चीज दिखाया, मतलब है स्टेज है कि सबसे पहले केव और उसके बाद आपका आर्च और उसके बाद स्टैक। तो पहले केव, फिर तुम्हारा आर्च और फिर तुम्हारा स्टैक।
तो क्लिफ में पहले केव बना, फिर आर्च और फिर स्टैक। अब आइस आता है। आइस कुछ नहीं, रिवर ऑफ सॉरी ये ग्लेशियर कुछ नहीं, रिवर ऑफ आइस है। देखो यहाँ पे ऐसे पूरा ये नदी ही है, पिघल जाता तो नदी बनता, लेकिन बर्फ है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लेशियर कहलाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या होता है ना कि इस ग्लेशियर की वजह से पानी जब पिघलेगा तो तालाब वालाब सब बनेगा, कि कोई गड्ढा सा है यहाँ पिघल गया है तो ये वाटर हो गया, जम जाता तो ग्लेशियर ही कहलाता, तो तालाब जैसा बनाएगा। भी बहुत सारा फीचर है इसमें, जैसे बर्गस्टर्न है, क्रैगन टेल है, सर्क है, एरीट है, नूनाटक्स है, कई फीचर है। बट अभी 7 है। 2 बात याद रखो कि लेक्स वगैरह और मोरेन्स। देखिए मोरेन कुछ नहीं है, डिपोजिशन है। ये छोटा छोटा जो ये बिग एंड स्मॉल जो एक तरह नदी जैसे होता है ना, नदी जो लाता है छोटे मोटे पत्थर तो उसको आप सेडिमेंट कहते हो, ग्लेशियर जो लाता है उसी को कहते हैं क्या हो, मोरेन्स कहते हो। जैसे यहाँ देखो ग्लेशियर लाया, यहाँ छोटे 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 ये ग्लेशियर है, इसने लाके यहाँ पे जो भी चीज जमा किया यही आपका क्या है, मोरेन्स है। मोरेन्स कुछ नहीं है, बस सिंपली सेडिमेंट है। जो नदी लाता सेडिमेंट होता, ये लाया तो मोरेन है। विंड है, विंड से भी आपका क्या होगा, सभी चीज से एक ही होगा फ्रिक्शन। किसी भी सतह पे आप हवा मारते जाओ, एक पंखा चला दो, टेबल फैन, एक पत्थर रख दो और वो टेबल फैन को कंटिन्यूअसली चला के जो है 10 महीना छोड़ दो, देखना छोटा सा टेबल फैन का उस पर इंपैक्ट आपको दिखेगा कि उसमें कहीं ना कहीं जहां हवा का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है ना, वहां फ्रिक्शन जनरेट होगा, पत्थर का कुछ हिस्सा टूट के जाएगा और गड्ढा सा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोएस दिखता है, सैंड ड्यून्स दिखता है और मशरूम रॉक्स दिखता है। एग्जाम्पल बाद में, पहले आप फीचर समझो। सैंड ड्यून कुछ नहीं, ये जो फिगर में दिख रहा है ना, ये सैंड ड्यून है। और सैंड ड्यून के जैसा ही जब बहुत फाइन, बहुत पतला पाउडर के जैसा चीज डिपॉजिटेड हो तो आप उसको, सैंड ड्यून में थोड़ा ना रफ कोर्स सैंड होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, और जब बहुत फाइन हो तो आप उसको क्या कहोगे, लोएस कहोगे। मशरूम रॉक कुछ नहीं, मशरूम के जैसा दिखता है। यहां पे देखिए डायग्राम आपके लिए, ये देखो, ये नीचे का आपका सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, और ऊपर का जो है ये आपका क्या है, हार्ड रॉक है। तो ऑब्वियसली हवा जो नीचे स्ट्राइक कर रहा है, सॉफ्ट है तो घसीटते 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 यहां से सब हटा दिया, तो हटाने के बाद ये पतला हो गया और ये वाला हिस्सा ब्रॉड ही रह गया, नहीं हट पाया, तो मशरूम के जैसा शेप का बन गया ना, बस उसी को कहते हैं मशरूम रॉक। तो ये कुछ फीचर्स है, और भी हैं, लेकिन अभी 7 का पार्ट 7 में कंप्लीट करो। बहुत सारे फीचर्स है, जैसे विंड में हम लोग पढ़ेंगे, प्लाया पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंसेलबर्ग पढ़ेंगे, वेंटी फैक्ट पढ़ेंगे, ट्रिकांतर, इकांतर, बहुत सारे फीचर्स है। सैंड ड्यून्स के टाइप पढ़ेंगे, बर्कन्स, पैराबोलिक, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। तो अभी स्ट्रेस नहीं लेना। चलो फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं और ये चैप्टर को निपटाते हैं। वाई डू प्लेट्स मूव, ये आपको पता है, ड्यू टू कन्वेक्शन, करेक्ट, मैग्मा की वजह से। व्हाट आर एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, अंदर में होगा तो एंडो, बाहर में होगा एक्सोजेनिक। इरोजन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट। फ्लड प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू फ्लडिंग इन रिवर, अभी जस्ट बताएं। व्हाट आर सैंड ड्यून्स, डिपोजिशन ऑफ कोर्स सैंड इन एरिड एरियाज, एरिड मतलब सूखा हुआ एरियाज में, किसकी वजह से, विंड की वजह से। उसके बाद हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, बीचेस सी वेव से, सी वेव है, सी वेव लिया अपने साथ, क्या लाया, सेडिमेंट लाया, और सेडिमेंट को किनारे में, समुद्र के किनारे डिपॉजिट कर दिया। तो जो हवा डिपॉजिट करता है तो सैंड ड्यून बनाता है, नदी डिपॉजिट करता है तो फ्लड प्लेन बनाता है, ग्लेशियर करता है तो मोरेन होता है, और वही सी वेव किया तो आपने उसको क्या कह दिया, बीचेस। जहां पे जाके क्या करते हो आप लोग, छुट्टियां मनाते हो, गोवा वाले बीच पे, वही बीच। व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स, अभी जस्ट बताएं कि जो भी आपका क्या है ना कि मेन रिवर से कट ऑफ होके जो आपका बो लाइक लेक बनता है ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन, उसी को हम ऑक्सबो कहते हैं। विच इज नॉट इरोजनल, इरोजनल मतलब जिसको घिस घिस के हटा के बनाया गया हो, और जो कहीं से जमा होके बना तो उसको डिपोजिशनल कहेंगे। तो कौन सा इरोजनल नहीं है, बीच, अभी जस्ट बताया ना, बीच क्या हो रहा है, डिपॉजिट होने की वजह से बनता है। सी केव तो क्या हो रहा है, घिस घिस के हटा दिए पत्थर का हिस्सा तो गुफा बन गया। डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर, मोरेन है आपका, फ्लड प्लेन रिवर है, ध्यान में रखिएगा। बीच सी वेव से बनता है, ग्लेशियर है, तीनों सेम ही चीज, टेक्निकली सेम है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए नाम अलग अलग यूज हुआ है। विच इज कॉज्ड बाई सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट से क्या आएगा तुम्हारा, वोल्केनो होगा, लेकिन यहाँ पे लावा का इरप्शन नहीं ना कह रहा है, तो फोल्डिंग आप कहोगे, फोल्डिंग। तेजी से क्या हुआ, ऐसे करके होता है ना, बहुत तेजी से प्लेट आया, प्लेट आके मुड़ के ऐसे करके हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, फोल्डिंग। बोलते हैं ना स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस डेवलप होगा और मुड़ जाएगा, मुड़ के ऊपर उठेगा पहाड़ के फॉर्म में, उसी को कहते हैं फोल्डिंग। मशरूम रॉक कहाँ आएगा, डेजर्ट में। देखिए जब आपका माउंटेन है, बहुत लो टेम्परेचर है, वहां पे जो आपका एजेंट होगा वो ग्लेशियर होगा।
प्लेन एरिया में आपका क्या होगा, रिवर होगा एजेंट। एरिड डेजर्ट एरिया में आपका क्या होगा, विंड होगा। और कोस्टल एरियाज में सी वेव्स होगा। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज में। उसके बाद मैच द कॉलम कर लीजिए। ग्लेशियर क्या है, रिवर ऑफ आइस है। ग्लेशियर आपका रिवर ऑफ आइस है। मियांडर क्या होता है, जो आपका रिवर की वजह से बनता है। बीचेस क्या होते हैं, तो बीचेस जो है वो आपका सी शोर, सी के किनारे में बनता है। सैंड ड्यून्स आपका क्या होता है, डेजर्ट्स एरिया में बनता है। 4 वाटरफॉल, तो वाटरफॉल आपका कह सकते हो क्लिफ से निकल के या रिवर की वजह से बनता है, यहां पे आप वाटरफॉल जोड़ सकते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से। मियांडर को आप इसमें भी डाल सकते हो, सॉरी हार्ड रॉक बेड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये हार्ड है तभी तो ऊपर ऊपर बह रहा है ना। सॉफ्ट रहता तो क्या होता, नीचे कटिंग करके पानी सब अंदर सोख के चला जाता। तो इसको आप डाल सकते हो। तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं आपके। उसके बाद गिव रीजन, सम रॉक्स हैव शेप ऑफ मशरूम। इसमें वही हार्ड एंड सॉफ्ट वाला बात बताना कि बेस में सॉफ्ट रॉक था इसलिए हवा नीचे वाले हिस्से को काट पाया, ऊपर को नहीं काट पाया, तो मशरूम जैसा शेप आ गया। फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल, क्योंकि क्या हो रहा है, न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है, न्यू सेडिमेंट जिसमें न्यूट्रिएंट होता है। पत्थर वगैरह को तोड़ के पहाड़ों पे जो नदी डिपॉजिट करके लाया उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है। इसी वजह से क्या होता है ना कि बाढ़ आता है, प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन जब बाढ़ हटता है तो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स, एक्सेसिव इरोजन होता ही रहे। पहले तो क्लिफ बना, लेकिन पानी पर रहा लगातार, उस पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो गुफा बन गया, और हुआ तो आर पार पूरा छेद दिया तो केव हो गया, और पूरा और होता गया, ऊपर का वेट बैलेंस नहीं हुआ, धप से पानी में गिर गया, और ऐसा लग रहा है कि 2 जो है ना रॉक के पिलर आपके पानी में खड़े हो गए, दैट इज स्टैक्स। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक क्या करता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है इतने ज्यादा प्लेट के मूवमेंट की वजह से। अब ये तो एक्टिविटी है, तो ये आपके कोई काम का नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सभी डाउट का आपका आंसर किया जाएगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू एवरीबॉडी।